गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और हम सब लोग तो ये भूले हुए थे कि शायद एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप सब लोग घर पर थे, कोरोना काल में कोरोना से बचाव कर रहे थे अपना अपने परिवार का। लेकिन इसके साथ हम पढ़ाई से भी काफ़ी दूर हो गए थे। लेकिन अचानक से जब अब डेट शीट आ गई है तो हमने अपने आप को संभालना शायद शुरू कर दिया होगा, नहीं भी किया है तो आप प्लीज़ अपने आप को संभालना शुरू कीजिए। कहने का मतलब है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाली जो 8 अक्टूबर 2020 है उस तारीख से आपके जो एग्ज़ाम हैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं जो प्रारंभ होने जा रही हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि उसमें बीएड फर्स्ट ईयर का भी साथ में टाइम टेबल है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम केवल और केवल उनके हो रहे हैं जो कि पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे और उनका कोई पेपर ड्यू रह गया था। जो फ्रेशर थे जिनका न्यू एडमिशन हुआ था उनके एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये है कि उनके एग्ज़ाम आगे हो सकते हैं, लेकिन बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैंने हमेशा चाहा है कि आप सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है आपको उपलब्ध करवाने का डिसीजन लिया है। अगर आप सब लोग मेरा साथ दें, मेरे वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो इस प्रयास में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, मेरे को उत्साह मिलेगा कि हाँ, जो कुछ मैं प्रयास करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए वो सब लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी कोई मदद हो सके। और भगवान से दुआ है कि ये जो क्लासेज आपके लिए मैं दे रहा हूँ आपके शिक्षा के अंदर, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें और बहुत अच्छे मार्क्स से आप सब लोग पास हों। तो आपको जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ टॉपिक, इससे पहले मैंने जो ऑफलाइन क्लासेस थी उसमें आपको जो टॉपिक करवा दिए थे, उससे आगे मैं जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक है थर्ड यूनिट में है। आपका जो आकलन है या मूल्यांकन है वो निदानात्मक आकलन और एवं उपचारात्मक आकलन, इसमें से प्रश्न आने की संभावना 100% है और इसीलिए मैंने सबसे पहले इस टॉपिक को चुना है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनिए। और साथ में मैंने ये आपको जो पीडीएफ भी उपलब्ध करवा रहा हूँ साथ में, तो ये इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आए या फिर वो नोट्स बनाना चाहता है, उसके पास बुक्स नहीं है या किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है, तो वो इसको देखकर नोट्स भी तैयार कर सकता है। और मैं उतना ही मैटर करवाऊँगा जितना कि परीक्षा में आपको प्रश्न के अंदर करना है। जैसे कि मान लो ये प्रश्न जो हम करने जा रहे हैं ये है कि निदानात्मक आकलन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। या फिर उपचारात्मक आकलन क्या होता है, ये हो सकता है। फिर जो आकलन करने के लिए निर्माण होता है परीक्षण का, वो किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न आपको यदि आता है तो आपको ये वाला जो प्रश्न मैं समझाने जा रहा हूँ इसको आपने करना है। तो चलिए अभी अपने जो है इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, सबसे पहले है निदानात्मक आकलन है उपचारात्मक आकलन, जिसको अपने अभी पढ़ना है। यानी डायग्नोस्टिक अप्रोच एंड प्रोग्नोस्टिक अप्रोच, इन दोनों को अपने प्रोग्नोस्टिक अप्रोच और डायग्नोस्टिक अप्रोच को अपने ध्यान करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने निदानात्मक आकलन जो है डायग्नोस्टिक अप्रोच है उसका ध्यान करने जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में निदान का वही अर्थ होता है, जैसे अपने सुनते हैं ना भी जो आकलन है उपचारात्मक भी होता है निदानात्मक भी होता है। कई बार हम निदान से ये मतलब लगा लेते हैं कि जो किसी प्रकार से कोई डॉक्टर होता है, तो वो जो डॉक्टर होता है जब हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि हमें देखता है। देखता किस लिए कि वो देखता है कि आप हमें किस प्रकार की कोई बीमारी है या हम जो टेस्ट करवाने आए हैं किसका टेस्ट करवाने हैं, ऐसा देखता है। तो निदानात्मक क्या है कि शिक्षा क्षेत्र में निदान का वही अर्थ है जो चिकित्सा जो जो कि चिकित्सा विज्ञान में है। चिकित्सा विज्ञान का मतलब क्या है कि जैसे डॉक्टर है, मैंने अभी आपको बताया कि वो पहले क्या करता है कि आपकी बीमारी जो होती है उसको खोजता है कि बीमारी है क्या। तो जब बीमारी का पता चलेगा फिर ही तो उसका उपचार करेगा। तो कहने का मतलब है निदान है जो पहले और उपचार है जो बाद में होता है। तो यही बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि निदान में क्या होगा कि हम जो कमजोरियां हैं विद्यार्थियों की बच्चों की उनका हम पता लगाते हैं। उन कमजोरियों का जब हमें पता लग जाता है तब हम कमजोरियों को क्या क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, बीमारी का पता लगाता है, कमजोरी का पता लगाता है और फिर उसका इलाज शुरू करता है, वैसे ही पहले निदान होता है और उसके बाद उपचार होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखते रहिए स्क्रीन को भी जो आपके सामने चल रही है, वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करते रहिए। तो आगे ये बताया कि यहाँ शिक्षक अपनी शैक्षिक दृष्टि से कमज़ोर छात्रों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता
विशेष तकनीक विधियों द्वारा करता है। तो जिस प्रकार से एक चिकित्सक होता है वो जो अपने जो रोगी है या मरीज है उसकी जो बीमारी है, उसकी जो समस्याएं हैं उनका पता करता है, वैसे ही एक जो शिक्षक होता है वो अपनी शैक्षणिक जो पावर के माध्यम से, अपनी शैक्षणिक दृष्टि के माध्यम से जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनकी जो कठिनाइयाँ होती है, उनकी जो कमज़ोरियाँ होती है, उनका वो पता लगाता है। जब उनको उसकी कमज़ोरियों का पता लगता है तो फिर आगे जाके वो उसका उपचार करेगा। तो विशेष तकनीक द्वारा वो पता करता है, यानी कि कोई ना कोई विधि अपनाता है, कोई तकनीक को अपनाता है। अध्यापक अपनी कक्षा में कमज़ोर छात्रों की कमियों को ज्ञात करते हैं। यानी कि देखा होगा आपने कि अध्यापक जो होता है कि कक्षा के अंदर मान लीजिए कोई कमज़ोर छात्र है, तो उसकी जो कमज़ोर छात्र है उसकी जो कोई कमी है, जो कमज़ोरी है, उसका वो पता लगा लेते हैं किसी किसी प्रकार से। जैसे मान लो प्रश्नोत्तर विधि से पता लगा लेते हैं, या फिर हो सकता है कि उस विद्यार्थी से बातचीत के द्वारा पता लगा लगा सकते हैं, या फिर उसका टेस्ट लेकर पता लगा सकते हैं, या फिर उसको सामने ब्लैक बोर्ड पर लाकर उसका पता लगा सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं, कई टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से उनकी कमज़ोरियों का वो पता लगा लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी जो बुक है, नोटबुक, उसको देखकर भी पता लगा सकते हैं। तो उनकी स्थिति को देखते हैं, उनके कारणों को गहनता से विश्लेषण करते हैं, उन कारणों को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। यानी कि पहले कारणों का पता लगाया जाता है और फिर कारणों का जब पता लग जाता है तो फिर उनका कारणों का निदान जो उपचार है, उपचार के माध्यम से कर दिया जाता है, तो उनको दूर कर दिया जाता है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट रहेगा आपका, देखिए मैंने तीसरी यूनिट से लिया है तो इसलिए 3.3 सबसे पहले, फिर 3.31, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, निदानात्मक आकलन का अर्थ व परिभाषाओं का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो अर्थ और परिभाषाओं में आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उत्पादन है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक परीक्षण से यह पता लगता है कि पाठ्य विषय वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है, यानी कितना भाग छात्र नहीं सीख सका और कितना सीख सका है, इसका पता किस में लगाया जाता है, निदानात्मक जो आकलन है उसमें लगाया जाता है। अतः नैदानिक परीक्षणों से छात्रों की विभिन्न विषयों में कमजोरी या कमियों का निर्धारण किया जाता है। तो जो निदानात्मक आकलन या परीक्षण होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि छात्रों की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाया जा सके, कौन से ऐसे कारण हैं, कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जिससे छात्र किसी भाग में कमज़ोर है। तो उनकी उस भाग की कमजोरी का पता लगाने के बाद जो है शिक्षक उन कमजोरियों को दूर करता है, किसके द्वारा, उपचारात्मक परीक्षणों के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो सबसे पहले निदानात्मक का जो आकलन है जो या परीक्षण है उसका अर्थ हमने समझा है। अब निदानात्मक परीक्षण के अर्थ को योकम और सिम्पसन, ध्यान रखना कौन, योकम और सिम्पसन क्या कहकर स्पष्ट कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शिक्षा वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। यानी योकम और सिम्पसन ने क्या कहा है कि निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो कि शिक्षा वैज्ञानिकों के द्वारा, जो शिक्षा वैज्ञानिक होते हैं यानी शिक्षाविद होते हैं, उनके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए और उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया जाता है। क्या निर्मित किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण। तो ये जो पहला जो है आपको ये स्लाइड आपने देख लिया होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब अपनी जो दूसरी स्लाइड है उस पर चलते हैं। निदानात्मक परीक्षण किसी विषय में बालक की विशिष्ट क्षमताओं या कमजोरियों का पता लगाते हैं तथा उनके कारणों को भी व्यक्त करते हैं। तो मतलब क्या है कि जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो बालकों की किसी विषय के अंदर जो कोई उसकी कमजोरी है, जो कि उसकी विशिष्ट क्षमता है, उसका पता लगा लेते हैं कि कौन से बालक में किसी विशिष्ट विषय में जो कमजोरी नज़र आ रही है या फिर उसमें अच्छाई भी नज़र हो सकती है। तो उसका पता किससे चलता है, निदानात्मक परीक्षणों से ही पता चलता है। अब ये तो योकम और सिम्पसन ने कहा। अब मेंजिल ने क्या कहा है, मेंजिल ने निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा देते हुए कहा कि निदानात्मक परीक्षणों का कार्य छात्रों की उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकरण करना नहीं है। यानी कि निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं वह छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकरण नहीं करते हैं, यानी अलग अलग नहीं करते हैं, बल्कि यह किसी विद्यालय विषय में कमज़ोर छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाता है जिससे उस छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सके।
जैसे कि एक डॉक्टर है पहले बीमारी का पता लगाता है जिससे कि उसका उपचार किया जा सके, ऐसे ही एक शिक्षक है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाता है, उसकी कठिनाइयों का पता लगाता है, उसकी समस्याओं का पता लगाता है, ताकि उन कठिनाइयों को आगे उपचार देकर, शिक्षा के द्वारा उपचार देकर दूर किया जा सके। अब आगे क्या है कि निदानात्मक आकलन की आवश्यकता एवं महत्व। जो निदानात्मक आकलन है उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, यानी क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर आप सीधा समझना चाहें कि अगर कोई जैसे रोगी है, उसके अंदर कोई रोग है, उसकी कोई समस्या है, उसकी कठिनाई है, तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर को उसका पता लगाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, परीक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही विद्यार्थी की जो कमजोरियां हैं, विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं, उन कारणों का पता लगाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी थी, निदानात्मक परीक्षण की ज़रूरत पड़ी थी। तो आज के वर्तमान युग में शिक्षा का मनोवैज्ञानिकीकरण किया जा रहा है। आज की शिक्षण प्रक्रिया में बालक की रुचि, मानसिक योग्यता, व्यक्तित्व आदि को विशेष महत्व दिया जा रहा है। यानी कि आज का जो समय है उसमें क्या है, बालक की रुचि, मानसिक योग्यता, व्यक्तित्व, इन सबको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और इसी महत्व के कारण ये जो परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, उपचारात्मक परीक्षण है, इनका जो है जन्म हुआ। हम व्यक्तिगत शिक्षण यानी इंडिविजुअलाइज्ड जो टीचिंग है को सामूहिक शिक्षण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और उपयोगी मानते हैं। यानी कि जो व्यक्तिगत शिक्षण है वो सामूहिक शिक्षण की अपेक्षा क्या है, प्रभावशाली। कहने का मतलब एक क्लास है, उस क्लास का सामूहिक शिक्षण हो रहा है और एक एक विद्यार्थी का अलग से शिक्षण हो रहा है, तो प्रभावशाली शिक्षण किसको माना, जो एक विद्यार्थी का अलग से हो रहा है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं की जा रही, यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि निदानात्मक परीक्षणों से हम पता कर लेते हैं कि कमजोरियाँ क्या है, विद्यार्थियों की समस्याएं क्या है, तो वो व्यक्तिगत हो जाएगी, व्यक्तिगत कमजोरी पता लग जाएगी, तो यदि पता लगी तो हम उसको दूर भी कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो प्रभावशाली होता है जो व्यक्तिगत शिक्षण होता है सामूहिक की अपेक्षा। वास्तव में व्यक्तिगत शिक्षण का संपादन तभी संभव है जबकि अध्यापक शिक्षण करते समय बालक की व्यक्तिगत सीखने की कठिनाइयों का निदान करता रहे। तो व्यक्तिगत शिक्षण का संपादन या उसको कंप्लीट हम कब कर सकते हैं, जब अध्यापक शिक्षण करते समय ही बालक की व्यक्तिगत सीखने की कठिनाइयों का निदान करता रहे, तब हम कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बालक की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। अतएव निदानात्मक परीक्षण व्यक्तिगत शिक्षण के लिए आवश्यक है, उपयोगी है। इसका आवश्यकता क्यों है, महत्व क्यों है, तो आपने लास्ट में देखा कि निदानात्मक जो परीक्षण है वो व्यक्तिगत शिक्षण के लिए आवश्यक है, उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा हम बालक की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगा लेते हैं। और जब हमें कठिनाइयों का पता लग जाता है तो उन कठिनाइयों को हम उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो इसीलिए निदानात्मक आकलन की क्या हुई, आवश्यकता है, महत्व जो है हमें स्पष्ट सिद्ध होता है। तो इससे पहले योकम और सिम्पसन की परिभाषा याद रखना, और दूसरी बात मेंजिल की परिभाषा याद रखना। आपके एग्जाम में यदि आपको परिभाषाएं पूर्णतः याद ना रहे तो आप ये बात जरूर याद रखना कि योकम और सिम्पसन और मेंजिल ने परिभाषा दी थी। आप लिख तो यही सकते हो कि वो क्या कहते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, बालक की कमजोरियों का, बालक की समस्याओं का पता लगाने के लिए निर्मित किया जाता है। उनकी कमजोरियों का पता क्यों लगाते हैं, ताकि वो बालक आगे बढ़ सके, उनकी जो सीखने की क्षमता का विकास किया जा सके। इसीलिए निदानात्मक जो परीक्षण है वो निर्मित किए जाते हैं। अब देखिए शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण का विशेष महत्व है। इस परीक्षण के महत्व को किन बिंदुओं से हम स्पष्ट सकते हैं, उनमें पहला बिंदु है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो पहली बात तो जो है कि निदानात्मक परीक्षण जो है वो किस लिए उपयोगी है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी है। यानी जो बालकों के केंद्रित शिक्षा है, आज की शिक्षा अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं है, बालकों के अकॉर्डिंग शिक्षा है, उसके लिए ये निदानात्मक परीक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं, पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि निदानात्मक परीक्षण जो है किस लिए उपयोगी है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। कैसे, निदानात्मक परीक्षण की सहायता से अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पता लगा सकता है, उनको ज्ञात कर सकता है। किसी छात्र में विषय वस्तु को कहाँ तक सीखा है और कहाँ तक नहीं सीख पाया है, इन सभी बातों का ज्ञान निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ही हो सकता है। तो क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है तो इसलिए बालक की जो समस्याएं हैं उनका पता लगाना, वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कहाँ उसको दिक्कत आ रही, कहाँ वो कमज़ोर है, इन सब का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण है, जो निदानात्मक परीक्षण बहुत ज़्यादा
उपयोगी है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए ये क्या हुआ, उपयोगी हुआ। दूसरा जो पॉइंट है वो शैक्षिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी है। किस प्रकार से यूजफुल है इन जो शैक्षिक परिस्थितियां हैं उनमें। तो पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने हेतु निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग अध्यापक द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। जो पठन पाठन की स्थितियां हैं उसको प्रभावशाली बनाने के लिए भी निदानात्मक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। यानी शैक्षिक परिस्थिति होगी ना पठन पाठन, तो उसके लिए उपयोगी कैसे हुआ कि यदि आप अपनी शैक्षणिक परिस्थितियों को, पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा आप छात्रों की समस्याओं का पता करके उसके अकॉर्डिंग अपनी शैक्षणिक प्लानिंग कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग शैक्षणिक प्लानिंग करके आप उनको टीचिंग भी करवा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। शैक्षिक परिस्थितियों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं। देखा गया इनका उपयोग है शैक्षिक परिस्थितियों में निदानात्मक परीक्षणों का कि जब अध्यापक बालक की कमजोरियों का पता लगा लेते हैं तो फिर वो उन कमजोरियों के अकॉर्डिंग अपनी शैक्षणिक योजना बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उनको पढ़ाते हैं, जिससे कि बालकों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अतः एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह एक निर्धारणकर्ता भी होना चाहिए, यानी समस्याओं को पता करने वाला भी होना चाहिए, समस्याओं को जानने वाला भी होना चाहिए। तीसरा जो इसका जो महत्व है, श्रम एवं समय की बचत होती है। निदानात्मक परीक्षणों को अगर अपनी ओर देखें तो इससे क्या हो जाता है कि समय और श्रम यानी मेहनत की दोनों, श्रम और समय दोनों की बचत होगी। निदानात्मक परीक्षण के अभाव में अध्यापक को अपना समय एक ही विषय सामग्री को बार बार पढ़ाने में अधिक खर्च करना पड़ता है। यानी कि यदि निदानात्मक परीक्षण नहीं होते तो एक अध्यापक छात्रों को बार बार समझाने में लगा रहता, उनकी समस्याओं को उसको पता ही नहीं होता, वो यही सोचता कि बार बार समझाया जाए, बार बार समझाया जाए। लेकिन यदि समस्याओं को पता लग जाए तो प्लानिंग ही, योजना ही वो ऐसी बना लेगा कि छात्रों को एक बार में ही क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो इसीलिए निदानात्मक परीक्षण है वो किसको बचाते हैं, श्रम को बचाते हैं, समय की भी बचत करते हैं। निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा छात्र की कठिनाइयों को पता लगाकर उस कठिनाई को दूर किया जाता है। इससे अध्यापक का मेहनत यानी श्रम एवं समय दोनों ही बचते हैं। छात्रों की कठिनाइयाँ, त्रुटियों के बारे में विशिष्ट एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कक्षा में छात्रों को निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। तो ये जो है निदानात्मक परीक्षण के बारे में जो बताया है कि वो किस प्रकार से श्रम एवं समय की बचत करता है। श्रम यानी मेहनत एवं जो समय है उसकी बचत करना। अब देखिए ये तो उसके बाद है, ये जो उसका महत्व स्पष्ट सिद्ध हुआ। अब निदानात्मक आकलन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक जो आकलन है या निदानात्मक जो परीक्षण है उनको अगर अपने देखें तो ये छात्र या विद्यार्थी की जितनी भी योग्यताएं होती हैं उनके सभी पहलुओं की जांच करते हैं, उनको सभी पहलुओं को मापते हैं। तो इसीलिए निदानात्मक आकलन के मुख्य उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। पहला उद्देश्य तो ये है कि विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो सुधार कैसे आएगा कि जब अध्यापक ये करने लग जाएगा कि उसको बालकों की कमजोरियों का पता लग जाएगा, समस्याओं का पता लग जाएगा, तो क्या होगा, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है तो उस विषयों की शिक्षण अधिगम सामग्री में सुधार किया जा सकता है। दूसरा, किसी विषय में पिछड़े हुए बालकों को पहचानना, उनकी विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना तथा उन कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक सुझाव देना। तो इस प्रकार से क्या होगा, दूसरा इसका क्या उद्देश्य है कि उपचारात्मक सुझाव दिए जा सकें, बालकों की समस्याओं को, पिछड़े बालकों की समस्याओं को पहचाना जा सके, कमजोरियों का पता लगाया जा सके और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक सुझाव दिए जा सकें। फिर है विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विभिन्न विषयों में मौलिक तत्वों में विचलित अध्यापन पद्धतियों की कमियों को ढूंढना तथा उनमें सुधार हेतु दिशा निर्देश करना। विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं तो पढ़ाए जाने वाले जो विषय होते हैं उनमें मौलिक तत्वों यानी बेसिक स्किल से विचलित अध्यापन पद्धतियों की कमियां क्या है, यानी जो विधियां लगाता है अध्यापक उनमें क्या कमियां आ रही है, उन कमियों को हम निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से पता कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ाओगे किसी विधि से छात्र नहीं समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाली जो विधि है यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है, तो उनकी कमियों को ढूंढ सकते हो आप और फिर उनमें सुधार हेतु दिशा निर्देश भी ले सकते हो। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। तो देखिए इसका और क्या उद्देश्य होता है कि निदानात्मक परीक्षण ही जो है उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं, जो अगर अपने कहें कि किसी की उपलब्धियों को जांचने के लिए परीक्षण होते हैं, उनके लिए ये क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षणों के जो प्रकार निर्धारित करने में सहायता भी करते हैं। वे किस किस प्रकार के उपलब्धि परीक्षण बनाए जाएं विद्यार्थियों के लिए। निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है।
इससे अध्यापक को एक दिशा मिलती है, वह छात्र की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण विधि में सुधार ला सकता है। तो ये हम जान चुके हैं कि कठिनाइयों का ज्ञान हो गया अध्यापक को, और अध्यापक को इससे एक दिशा मिलेगी और उस दिशा के अनुसार वो क्या करेगा, कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर लेगा। निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर पाठ्य सामग्री में सुधार किया जाता है। तो जो पाठ्य सामग्री होती है, निदानात्मक परीक्षण बता देते हैं कि पाठ्य सामग्री में कितना सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार भी हो सकता है। इसके बाद क्या है, निदानात्मक परीक्षण छात्र के किसी विशिष्ट कौशल की कमियों की ओर संकेत करता है। यानी कमी कोई विशिष्ट कौशल में है, कोई बालक बोल नहीं पाता है, कोई बालक एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कोई बालक अच्छा किसी प्रकार का दृश्य नहीं बना सकता है। तो इन सब की जो इस प्रकार के जो कौशल होते हैं, उनकी जो कमियों की ओर संकेत निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उस विशिष्ट अधिगम के क्षेत्र को इंगित करना है जहाँ तक कुछ विशिष्ट प्रकार के निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, निदानात्मक परीक्षण के क्या है उद्देश्य हैं। तो आज की कक्षा में जो मैंने आपको करवाया है, निदानात्मक जो परीक्षण है उसका अर्थ, उसकी जो परिभाषा क्या होती है, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तो ये छोटा सा जो एक जो प्रश्न है, हो सकता है कि ये प्रश्न बड़े रूप में आएगा तो कुछ और मैटर भी मैं आपको आगे करवाऊंगा, और अगर छोटा आएगा तो ये आपसे उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, उसका अर्थ पूछा जा सकता है, उसकी आवश्यकता या महत्व पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको, जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आती तब तक आपको थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।